अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। तारिक अजीज साहब जब भी अपना प्रोग्राम शुरू करते थे तो वो कहते थे देखती आंखों और सुनते कानों को सलाम। अब सुनते कान हो, अगर कानों में आवाज़ जा रही हो और सुनाई भी दे रहा हो तो ठीक है, लेकिन अगर कानों में कोई मसला आ जाए और आपकी समात इफेक्ट होने लग जाए तो ना सिर्फ आपकी समझ बल्कि आपकी स्पीच, बोल पाना और साथ साथ आपका बैलेंस भी कई दफ़ा जो है बिल्कुल ही आउट हो जाता है, ज़िंदगी का भी और आपकी चाल का भी। ठीक उसी तरह कोविड के दिनों में आपने देखा किस तरह से हम बिल्कुल स्मेल नहीं कर पा रहे थे, कोई किस्म की स्मेल नहीं आ रही थी, तो लोगों को खुशबू, बदबू, हर चीज़ का फ़र्क भी ख़त्म हो गया। उसी तरह से हलक में कुछ फंस जाए तो ना सिर्फ ये कि हम निगल नहीं पाते बल्कि बोल नहीं पाते और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। आपको समझ तो आ ही गया होगा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कान, नाक और गला मतलब ENT से रिलेटेड है। और ENT के ऊपर सारी बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज कॉक्लियर इम्प्लांट डे है। जो लोग सुन नहीं पाते उनके लिए जो अंदर एक इम्प्लांट डाला जाता है ताकि वो बेहतर सुन पाए, और साथ साथ 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे, समात का दिन भी मनाया जाता है। तो बहुत मशकूर हैं कि आज हमें टाइम दिया है ब्रिगेडियर साहब ने। ब्रिगेडियर भी हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर आमिर सभी हैदरी जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, कान, नाक और गले के स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच, आपने आज हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब वेलकम टू आवर शो। और सबसे पहली बात तो हम यही करेंगे कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है, बड़ा हो रहा होता है, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ना कि ये बोल नहीं पा रहा, वो सोचते हैं कि शायद उसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन असल बात तो यही होती है कि वो सुन नहीं पा रहा होता। तो थोड़ा सा बताएं कि ये जो बिल्कुल बच्चे पैदा होते हैं उनमें किस तरह से डिटेक्ट करना है, कौन से टेस्ट कराने हैं, कौन सी एज में इसको सही कराना है और कैसे हमने हियरिंग लॉस को जो है डिटेक्ट कर पाना है। जी, बड़ा अच्छा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपका। एक्चुअली जैसे ही जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं या अच्छे सेटअप्स हैं उनमें जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी या इवन अदरवाइज होता है तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट विजिट करता है, ENT वाला नहीं लेकिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स, यानी ज़ोर से क्लैप करते हैं, ताड़ी बजाते हैं, एक आवाज़ निकालते हैं ताकि बच्चा आंखें बंद इस तरह कर ले। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा सुन रहा है। सो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ अ प्रोटोकॉल। दूसरा ये है कि फिर अभी हमारे जिस PF हॉस्पिटल में जिधर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी हम अभी यही स्टार्ट करने लगे न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग। अब उसमें जो है ये एक मशीन होती है जो ऑटो एकूस्टिक एनालाइज़र हम उसको बोलते हैं, बच्चे के दिमाग से वो पिक कर लेते हैं और बाहर वेस्ट वगैरह में 6 महीने के अंदर अंदर हेयरिंग बिल्कुल डिटेक्ट कर लेते हैं। अब याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि बच्चे की बोलने की जो लिमिट है, विंडो है, दैट इज़ 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर बच्चे को बुलवाना है। तो जो स्मार्ट पेरेंट्स हैं वो पिक कर लेते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा, शोर हुआ, बच्चे ने नहीं देखा, क्लैप किया, किसी ने पीछे से आवाज़ दी, नहीं किया, और वो फिर लेके आते हैं। और जो थोड़े से कैजुअल होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं, क्योंकि याद रखें जो बच्चे नहीं भी प्योरली नहीं सुन रहे वो भी मामा बाबा अपनी ज़ुबान में, अपनी मादरी ज़ुबान, क्योंकि माँ कॉन्स्टेंटली बच्चे को बोल रही होती है कि मैं मामा हूँ, अम्मी हूँ, जो भी। सो मामा बाबा बच्चा ज़रूर बोलता है। और दिस डिलेज एक्चुअली दी विजिट टू एन ENT स्पेशलिस्ट। समझते हैं कि ये सुनाई तो दे रहा है, बोल नहीं रहा सिर्फ। सो पहली चीज़ ये डिटेक्ट करनी है कि बच्चा बोल रहा है कि नहीं। सुनेगा तो बोलेगा। ठीक है। 3 years इज़ द विंडो जिसके अंदर हमने करना है। फिर यही जैसा आपने बताया कि जो स्मार्ट पेरेंट्स हैं या जिनको समझ आ जाती है, जो स्क्रीन हो जाते हैं कि बच्चे नहीं सुन रहे, फिर उनके लिए ज़ाहिर बात है छोटे बच्चे को तो हम नहीं समझा सकते कि आपने ये जवाब देना है। सो देयर आर टेस्ट्स जो कि ब्रेन वेव्स चेक करते हैं। सो आवाज़ इलेक्ट्रोड्स के रास्ते दिमाग में आवाज़ पहुँचाई जाती है, वो कंप्यूटर के ऊपर प्रिंट आता है और हमें पता चल जाता है कि बच्चा कितना सुन सकता है, कितनी रेजिडुअल हियरिंग है या नॉर्मल हियरिंग है। अब अगर पता चल गया कि बच्चा नहीं सुन रहा तो उसके कौन कौन से हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल। अब इसके अंदर अगेन हमारे पास ना 2 टाइप्स हैं। एक तो ये है कि जो हमारी आवाज़ हवा से जो कंडक्शन है, सो कान हो गया आगे, वहाँ से दिमाग की तरफ जा रहा है। दूसरा हमारी बोन जिसको हम बोलते हैं, सो हड्डी से एक जो मेन चीज़ है कॉक्लिया, जो कि आगे साउंड वेव्स को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करके आगे लेके जाती है और वो साउंड दिमाग तक पहुंचता है। अगर ऐसी कोई चीज़ है ब्लॉकेज जिससे हमें पता चल रहा है कि कान की कनाल, कान का पर्दा, कान की जो हड्डियाँ हैं वहाँ तक कंडक्शन में कोई है, तो उनके लिए डिफरेंट दवाइयाँ भी हैं, प्रोसीजर्स भी हैं। और अगर फिर उसके अलावा हेयरिंग एड्स हैं।
ठीक। तो जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं सुनाई देता, फिर उनमें कॉक्लियर इम्प्लांट जिसका कि आज दिन भी है वो, एंड इट इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर ऑल, क्योंकि तकरीबन 14-15 से 20 लाख रुपया एक इम्प्लांट। लेकिन ये कितने दिन का होता है, मतलब आपने लगा दिया तो ये कब तक चलता है? जी टेक्निकली तो इट इज़ लाइफ लॉन्ग, जो अंदर वाला है इसका जो सेट है इट इज़ लाइफ लॉन्ग, लेकिन द वे थिंग्स आर प्रोसीडिंग, अभी ये चीज़ें माइक्रो भी होती जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता छोटी भी होती जाएंगी, डेवलप्ड होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। सो ये है कि निकाल के उनको दोबारा, तो ला इलाज नहीं है बेसिकली हियरिंग? जी बिल्कुल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ला इलाज हो, हर चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ ही मैंने आपको खर्चा बताया, बट लोग हैं जो जी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो लोग अपने NGOs हैं, लोग हैं इंडिविजुअल्स जो पैसे दे रहे हैं और वो फ्री करवा रहे हैं। कितना आपने कहा खर्चा है टोटल? रफली 14 से 20 लाख रुपए डिपेंडिंग। तो देखिए, अगर आप कोई फलाह का काम करना ही चाहते हैं, तो अगर कोई है जिसकी समात इफेक्टेड है और आपको पता है और आप 14 से 20 लाख इकट्ठे करके भी उस बंदे को हेल्प कर सकते हैं, तो आप देखिए जिंदगी भर के लिए उसकी वापस आगे उसकी जिंदगी जो है वो चेंज आएगी। डॉक्टर साहब, जब हम कान की बात कर ही रहे हैं, तो आजकल देखिए हर कोई फ़ोन का ब्लूटूथ या उसने लगाया होता है, बच्चे भी ईयरफोन्स लगा के ब्लेयरिंग म्यूजिक सुन रहे होते हैं, और फिर ईयर के इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई वैसे ही, हम लोग तो बहुत आदत है ना, जो चीज़ मिली उसको कान में डाल दिया। तो थोड़ा सा ये इसके बारे में बताइए, ये हैबिट्स भी और इससे होने वाले इन्फेक्शंस भी, और लाउड नॉइज कंटिन्यूअस से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो भी। जी बिल्कुल, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जो है, ये तो एक मतलब शोर की वजह से समात का चले जाना, ये तो एक एस्टेब्लिश्ड हमारी एक बीमारी भी है। इसमें फिर दो टाइप आ जाती हैं। एक ये है कि जो ब्लास्ट इंजरीज हैं, धमाका, एकदम शोर अचानक, सो ब्लास्ट इंजरीज़ के अंदर भी कान का पर्दा फट सकता है और नर्व्स अफेक्ट हो जाती हैं। सो वो परमानेंट, अमूमन परमानेंट डैमेज हो जाता है। दूसरा ये है कि शोर, ऊंचा शोर ज़्यादा अरसे के लिए 8 घंटे पर डे के से ज़्यादा। सो लोग जो फैक्ट्रियों में, मिल्स में, एयरपोर्ट्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जिनको कॉन्स्टेंट नॉइज़ आ रहा है, उनको ईयर प्रोटेक्शन चाहिए। सो वो शोर बचाना है। अब यही आजकल हर इंसान आप देख लें तो उसने कान के साथ लगाया हुआ या ब्लूटूथ लगाया हुआ। सो डेफिनेटली, और अगर आप देखें थोड़ा सा आप म्यूज़िक ऊंचा सुने ईयरफोन्स के साथ, तो देयर इज़ एन इरिटेशन आल्सो इन द ईयर, यू कैन फील कि कान के अंदर खारिश सी भी शुरू हो रही होती है। वो वैक्स भी स्टिमुलेट करती है, वो हेयरिंग लॉस भी आहिस्ता आहिस्ता करती है। तो एस्टैब्लिश्ड स्टडीज़ अभी हैं हमारी, और वो नर्व डैमेज भी साथ साथ कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये जो बच्चे कर रहे होते हैं तो फिर बहुत ही डेंजरस हो गया, जो कॉन्स्टेंटली म्यूजिक जो है वो ऊंचा सुन रहे हैं। तो उसका हल क्या है फिर? इनको क्या बोला जाए कि आप क्या करें? जी, एक तो यही है कि जो टाइम है आवाज़ के, ऊंची आवाज़ के एक्सपोजर का जो टाइम है उसको कम किया जाए। नंबर 2, इंसर्ट्स जो हैं, यानी ये इसकी जगह हेडफोन पहने जाएं जो ऊपर वाले जो होते हैं। और सेफ्टी के लिए अभी आपने देखा होगा नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स आ गए हैं। सो नॉइज़ कैंसलेशन, बड़ा अच्छा म्यूज़िक और बड़ी अच्छी आपको आवाज़ आती है, लेकिन इट इज़ वेरी डेंजरस कि आपको अपने एनवायरनमेंट की आवाज़ नहीं आ रही। आप म्यूज़िक सुन रहे हैं और कोई आदमी चीख मार रहा है या कोई बता रहा है कोई चीज़ आग लग गई है, ये वो, तो आपको बिल्कुल नहीं हुआ। सो नॉइज़ कैंसलेशन वाले एक्सपेंसिव भी हैं, बहुत अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ है, लेकिन वो अवॉइड करनी चाहिए। ओके, और इतना ऊंचा ना सुने कि आपको अपनी एनवायरनमेंट की आवाज़। मेरा ख्याल है सारे बच्चों को तो ये बहुत गौर से सुनना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अब हम इन्फेक्शन पे आते हैं, क्योंकि हम यूजुअली आप देखें कि पेन जो होती है उसको भी कर रहे होते हैं, पेन के जो बैक साइड होती है लिड, उसको भी अंदर मार रहे होते हैं, तो उसका क्या करें और उससे जो नुकसान जी बिल्कुल, फॉरेन बॉडी कान के अंदर, तो ये तो आपने फॉरेन बॉडी से बता दिया। इवन कॉटन बड जो है अब बड़े फैशनेबल है और लोग समझते हैं कि बड़ा हाइजीनिक है कि हम अपने कान साफ़ कर लेते हैं, बट वेस्ट में और अमेरिका में काफ़ी स्टेट्स में तो ये लीगली इसको बैन किया हुआ। अच्छा। सो एक तो ये है कि अब इवन बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ ENT, अगर मैं अपने कान की वैक्स साफ़ करना चाहूँ, मैं भी नहीं कर सकता। आई हैव टू गो टू अनदर ENT, मुझे दूसरे ENT के पास जाना पड़ेगा कि मैं खुद नहीं कर सकता, क्योंकि कान की कनाल थोड़ी सी टेढ़ी होती है। तो एक तो ये है कि सिंपली आप उसको इरिटेट करते हैं और वैक्स आप अंदर पुश कर देते हैं, जिससे कि कम सुनाई देगा, और कई बार पेन भी शुरू होता है, दर्द होता है, नहाने के बाद ख़ास तौर पे मैल फूल जाती है। दूसरा जो है इंजरी, जिसने आपने बताया, अब ये आम है कि लोगों ने कान में कोई चीज़, लड़कियों ने हेयर पिन्स निकाल ली, कोई पेंसिल ले ली, कुछ कर लिया,
सो आपने इस तरह कर रहे हैं और कोई बच्चा या दरवाज़ा लगा तो सो दैट कैन डैमेज, Puncture it. कान का पर्दा फट सकता है, आगे उसकी और मज़ीद डैमेज हो सकता है। सो ये तो इसके लिए बहुत ध्यान करना चाहिए। और एक अंग्रेज़ी की बड़ी मशहूर एक सेइंग है कि आप अपने कान, क्लीन योर ईयर्स विद योर एल्बोज, अपने कान को अपनी कोनी से साफ़ करें। सो वो हो नहीं सकता। हाँ। सो दूसरे लफ्ज़ों में कान को ना साफ ना करें। साफ करें। आप और जो छोट पानी डाल देते हैं, पानी डालने से, या फिर कुछ लोग तेल डाल रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं तेल डाल। तो जी ये भी अच्छा, जब इंसेक्ट चला जाए, बहुत सारे लोगों के उसमें कोई कीड़ा चला जाता है, कन खजूरा कहते हैं, नाम ही उसका जी, कन खजूरा है, जी। तो फिर वो लोग फौरन कहते हैं तेल डाल दो, तो बस उसका क्या हाँ, करें? आई थिंक दिस इज़ द ओनली इंडिकेशन कि जो आपने यही दोनों चीज़ें बताई। इंसेक्ट चला जाए तो कहने की अलग है, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। जिसके कान में कीड़ी भी चली जाए वो तो चीखे मारेगा। सो यही आपने पानी डाल दें या ऑयल डाल दें। द कॉन्सेप्ट इज़ कि उसको सफोकेट कर दें ठीक है, और उसको डुबो वो दें। अंदर ही डूब जाएगा। एंड देन यू कान को अपना टिल्ट करें, उसी साइड से वो तेल और हट पानी जाए। बाहर निकल आए। लेकिन उसके अलावा नहीं इसके डाल- अलावा जो लोग कहते हैं कि जी कान खारिश ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज देखें नमी जो है वो फंगस अट्रैक्ट करती है। ठीक तो बरसात में आपने देखा डबरोटी, अचार, इन चीज़ों को लग जाती है, वही कान के अंदर है। सो जितना आप कान को छोड़ देंगे कान उतना अच्छा रहेगा। हर एक के कान में वैक्स बनती है, थोड़ी सी मैल होनी भी चाहिए, लेकिन वो ड्राई होती है और ख़ुद गिर जाती है। हाँ, चेंज मतलब जिन लोगों में बाल, कईयों के कान के अंदर बाल ज़्यादा हैं, कईयों की प्रोडक्शन ज़्यादा है, कईयों की कनाल थोड़ी सी टेढ़ी ये है। सिरिंजिंग ठीक होती है, वैक्स सिरिंजिंग जो कराते जी, हैं? जब that is- हमने ट्रेनिंग शुरू की थी ना वे बैक, तो उस वक्त तो यही फैशन था। ठीक है, अब क्योंकि उसमें आप एक चीज़ पुश कर रहे हैं, बिल्कुल। आप पानी का जेट कान के अंदर ज़ोर से पुश कर रहे हैं और वो उसको धकेल के बाहर लाती थी। अब काफ़ी अरसे से जब से ये सक्शन मशीन्स वगैरह आई हैं, सो इट इज़ वेरी राइटली गॉन आउट ऑफ फैशन, और ठीक है। क्योंकि सेफ्टी नहीं है उसमें। ठीक। अभी हम जो करते हैं वो सक्शन मशीन्स होती हैं, सक्शन टिप्स होती हैं, डिफरेंट साइजेस की, बच्चों की अलग, बड़ों के लिए अलग। तो हम बेसिकली सक आउट कर लेते हैं, वो सेफ़ भी है और उसके अंदर पानी भी कान के अंदर नहीं जाता। तो ये अभी नया जो तरीका ये है, अब सिरिंजिंग नहीं करते। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को कानों में जो है घटिया सी आवाज़ आ रही होती है, टिनाइटस जिसे कहते हैं, कि कॉन्स्टेंटली उनको इरिटेट हो रहे होते हैं, सो मच सो के वो बेचारे इतने ज़्यादा, उनके एक टॉर्चर सेल की तरह उनका हो जाता है। तो एक तो टिनाइटस के क्या रीज़न है, ये जो कॉन्स्टेंट घंटियाँ बजना है? जी बिल्कुल, ये इनफैक्ट बड़ी छोटी सी मामूली सी चीज़ लगती है, लेकिन बहुत torturous जी, है। और आपने वही जो टॉर्चर का जो लफ्ज़ यूज़ किया, लोग इसमें पागल हो जाते हैं ना, सुसाइड बिल्कुल। कमिट कर लेते हैं। सो आप इमेजिन नहीं, हम मतलब हम लोग नहीं कर सकते, अल्लाह का शुक्र है जिनकी समात ठीक है, जिनको नहीं है, कि वो आदमी किस कर्ब अज़ियत से से। गुजर, कॉन्स्टेंटली एक शोर कान में आ रहा होता है। और इसकी वही बेइंतहा वजूहात हैं, जिसमें हल्की सी इन्फेक्शन, यही फंगस हो गया, वैक्स हो गई। सो यहाँ से स्टार्ट करते हुए कोई चीज़ ब्लॉकेज, फॉरेन बॉडी, कान में कोई चीज़ डाली वो रह गई। और अभी कल ही मेरे पास एक आया हुआ था, फ्लायर है, अच्छा। और उसने कहा कि जी डॉक्टर साहब मेरे कान के अंदर पेंसिल की कोई चीज़ गई हुई है। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, आप बड़े, आपने कैसे पेंसिल डाली? तो वो मैल में पेंसिल का वाकई सिक्का फंसा हुआ था। अच्छा। तब जब मैंने पूछा, उसने कहा जी 6-7 महीने हो गए। ओह। सो उसको याद था कि उसी ने खुद किया है। सो ये भी देखा होगा कि उसकी ये वजह चीज़ से। अगर प्रेस कर रही है कोई भी चीज़ कान के पर्दे को, अंदर या बाहर, कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड है, इन्फेक्शंस हैं, और फिर नर्व डैमेज की वजह से भी। ठीक है। सो और ये एसोसिएटेड, ये नॉर्मली कान का शोर एसोसिएटेड होता है विद हियरिंग लॉस, तो अच्छा। समात भी कम होती है। डॉक्टर साहब एक कॉलर ले लेते हैं। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? जी, इस्लामाबाद से मिसेस फ़हीम मुफ्ती बोल रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। बताइए क्या पूछेंगी? डॉक्टर साहब से पूछना है कि हमारे नेबर में एक बच्चा है, तो वो पैदाइशी इसी तरह न बोल सकता था ना सुन सकता था। ठीक। तो उन्होंने, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके चिप रखी है, तो ये कितनी कामयाब है ये इलाज जो है? चिप रखते हैं कि उसके बाद ये बोलेगा भी और सुनेगा भी। ठीक है। थैंक यू। जी डॉक्टर जी, साहब, ये जो आप चिप की बात कर रही हैं, यही प्रॉब्ली कॉक्लियर इम्प्लांट की बात कर रही हैं। अच्छा। सो ये वही महंगा वाला जो ऑपरेशन है उसकी बात हो रही है। इसके दो हिस्से होते हैं। एक हम ऑपरेट करके एक इम्प्लांट का हिस्सा उसके अंदर डाल देते हैं। इधर यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और उसके अंदर से इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो दिमाग की तरफ चले जाते हैं, नर्व जो होती है ऑडिटरी नर्व उसके अंदर। और जो दूसरा मैग्नेटिक पीस होता है वो बाहर लगता है। अच्छा। और उसके अंदर वो कंडक्शन के थ्रू फिर आवाज़ साउंड जाता है। तो प्रॉबली ये जो बता रही हैं, ये इन्होंने चिप
तो छोटी चीज़ है, ये ज़रा थोड़ा सा बड़ा कंट्रैप्शन होती है। और सो दिस इज़ अ कॉक्लियर इम्प्लांट, और अगर इसका इंशाल्लाह 3 साल के अंदर अंदर हुआ है, टाइम पे हो गया है, तो ये बच्चा सुनेगा भी और इंशाल्लाह बोलेगा भी। कितनी अच्छी बात है। देखिए साइंस का लोग कहते रहते हैं कितनी बड़ी ये एडवांसमेंट है कि एक बच्चा जो सुन नहीं पा रहा था अब उसकी वजह से सुन पाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मेरिंगोटमी होती है या जिसमें पंक्चर करते हैं बाकायदा ताकि आपके वो जो पस है वो निकल जाए, तो वो कितनी एडवाइज्ड है? और आप ये भी बता दीजिए कि बिल्कुल सही जगह से करवाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ क्वैकरी तो जी, आई थिंक जो है ना सही जगह जो आप बता रही हैं, मेरिंगोटमी एक काफ़ी, आप खुद देख लें कि आपकी इवन छोटी जो उंगली है ये कान में नहीं जा सकती। सो दैट मीन्स कि छोटी उंगली का डायमीटर से भी छोटा कान का पर्दा है, उसमें हमने पंक्चर करना है। सो एक क्वैक नहीं कर सकेगा। हाँ, इनएक्सपीरियंस्ड ENT वाला ज़रूर उसको थोड़ा सा ख़राब कर देगा, बट वो स्पेशलिस्ट होगा। अब उसका एक्सपीरियंस नहीं है वो, ये क्योंकि चीज़ बड़ी छोटी है लेकिन महारत वाला है। सो डेफिनेटली क्वैक प्रॉबली हाथ ही नहीं लगाएगा, उसको समझ ही नहीं कि मैंने क्या करना है। और दूसरा ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 इसकी बेसिक जो इंडिकेशंस होती हैं, एक होती है बिल्कुल एक्यूट पेनफुल, यानी बड़ा सख्त इन्फेक्शन हो गई है कान के पर्दे के पीछे, एंड हमें लगता है कि पर्दा फटने लगा। तो पेन रिलीव करने के लिए, और जब पर्दा इन्फेक्शन से फटेगा तो कभी भी लाइन प्रॉपर नहीं आएगी, हीलिंग हमेशा ज़ख़म ख़राब सा आएगा। तो हम खुद उसमें इंसिजन दे देते हैं। एक तो यही कि दर्द एकदम कम हो जाए और वो निकल जाए। जी, पास वो निकल गई, प्रेशर ख़त्म हो गया, दर्द इंसिजन ड्रेनेज की तरह, इंसिजन ड्रेनेज हो। और दूसरा जो है वो ये होता है कि दिमाग की तरफ ना जाए, क्योंकि ये भी उसको रेजिस्ट कर रही है। सो पास बाहर आ जाए, अच्छा है, दिमाग की तरफ ना जाए। और तीसरा जो है वो यही कि उसकी चूंकि हीलिंग बड़ी प्रॉपर होगी तो बाद में पर्दे में पता ही नहीं चलता कि। लेकिन इसको क्या पहले कंजर्वेटिवली मैनेज करना जरूरी है? बिल्कुल, बिल्कुल, एज अ लास्ट, पूरी कोर्स करें और फिर आप इसको। अच्छा, आप डॉक्टर साहब अब नाक पे आ जाते हैं। हम लोगों को बहुत शौक है लोगों के चीज़ों में नाक अपनी घुसेड़ने का लेकिन अगर हम नाक के इश्यूज पे आते हैं तो DNS जो है, डिविएटेड नेजल सेप्टम, के नाक जो है वो अंदर से टेढ़ी है, जिसकी वजह से सांस सही नहीं आ रही, देखने में भी सही नहीं, और रात को बड़े बड़े खराटे हैं, और बेचारे अगर शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जाए तो उसकी नींद हराम हो जाती है। थोड़ा सा इसके ऊपर बात करिए, डिविएटेड नेजल सेप्टम और नाक के अंदर और भी पॉलिप्स हो गए, डिफरेंट और चीज़ें, फिर हम आएंगे खून के ऊपर एंड में। जी, ये जो है ना नाक की जो सेंटर वाली हड्डी है, जो राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल्स में डिवाइड करती है, पूरी दुनिया के तकरीबन 70% लोगों में ये टेढ़ी है। देख लें, तो सिर्फ 30% में नहीं है, 70% में टेढ़ी है, लेकिन हर एक को अलामतें नहीं है। सो एज अ प्रायोरिटी हम पहली चीज़ तो इसमें यही देखेंगे कि सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा। नंबर 2 स्मेल, ठीक है। सो और फिर नंबर 3 वही कि उसकी वजह से ज़ुकाम, रेशा, साइनसाइटिस जिसको हम बोलते हैं, ये चीज़ें। सो अगर ये अलामतें हैं और मरीज़ इन चीज़ों से तंग हो रहा है, फिर हम पहले दवाई से ट्राई करते हैं टेम्परेरीली। हड्डी किसी ऑपरेशन के बगैर नहीं सीधी होगी, लेकिन नाक का अपना गोश्त जिसको हम टर्बिनेट बोलते हैं वो सुकड़ जाता है वक्ती तौर पे नाक के स्प्रेज, टैबलेट्स इनके साथ। सो हम वो ट्राई करके देख लेते हैं, अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है, अल्लाह तो किसी चीज़ में शिफा दे दे। सो ये भी कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि नहीं जी बस आपका यही हमने करना है और ये तो नाक कटवानी ज़रूरी नहीं है, कटवानी ज़रूरी तो दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए कौन? मेरा नाम मुनीर ताहिर, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। जी पूछिए। डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि आई एम 60+, मेरे एक कान में हल्की सी शां की आवाज़ कभी कभी आती है। जो हियरिंग है वो इम्पेयर्ड नहीं है। मेरे लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी डॉक्टर से ज़रा मालूम करवा दीजिए कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसका जो है ना परहेज क्या है, और अगर कोई ट्रीटमेंट है तो वो भी ज़रा। थैंक यू। मेरे ख्याल ये वही क्वेश्चन है, उसी का कंटिन्यूएशन है जो टिनाइटिस हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा बता दूं कि इन्होंने क्योंकि जिक्र किया कि इनको हेयरिंग लॉस नहीं है उसके साथ, और दूसरा एक साइड का है। तो इसमें जैसा हम शुरू में भी डिस्कस करते हैं, कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं। दूसरा ये कि कुछ जिस ब्लड प्रेशर, शुगर, ये चीज़ें जो हैं चूँकि पूरे जिस्म पे असर कर रही होती हैं, तो दोनों कानों में शोर भी होगा। कुछ दवाइयों की वजह से भी शोर होता है, और इनका चूँकि एक साइड का है तो उसकी फिर थोड़ी सी और सिलेक्टिव वजूहत के प्रोबेबली कान का होगा। खून की नालियां अगर उस साइड की हैं ब्लॉक्ड हुई हैं या तंग हैं, नैरो हैं, गर्दन के मोरे की कुछ इस तरह की पोजीशन है। सो ये ज़रूर ENT वालों को विज़िट करें
कोई भी जो नियरेस्ट इनका अच्छा से ENT वाला है वो टेस्ट वगैरह करेगा, मुआयना करेगा और इंशाल्लाह ताला वही जिससे कि जैसे इलाज रिलीव हर होगी चीज़ ब्लॉकेज तो वो ठीक हो जाएगा। जी, वो तो डायग्नोज होगा, तशखीस होगी तो इलाज होगा बिल्कुल। इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बच्चों को बहुत ज़्यादा नाक से खून आता है, देखिए आजकल गर्मियाँ जैसी जी, आती है, बहुत ही जी। ज़्यादा आता है, माँ बाप जो है वो बड़ा परेशान भी हो जाते हैं। तो बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, कोई वायोज़िलीन लगा रहा है, कोई पैराफिन, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, तो कोई कहता है वो प्याज जो है वो सुंघा दो। तो आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए आइडियली बेसिकली। जी, ये अगेन बड़ा आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया है, क्योंकि नक्सीर जिसको आम लोगों बोलते हैं, इसमें भी 2-3 बड़े कंफ्यूजिंग चीज़ें लोगों के समझ नहीं आ रही होती। एक तो पहले घबराते ये हैं कि आम सवाल कि जी नाक से आ रहा है कि दिमाग से आ रहा है। सो टेक्निकली तो अगर देखें तो वो 2 सर्कुलेशन के हिस्से हैं, एक बाहर का है और एक दिमाग का है। तो तो वो कहीं ना कहीं दिमाग से ही रहा है, लेकिन उनको चूंकि घबराहट होती है कि पता नहीं अल्लाह रहम करे। सो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जी यस ऑफ कोर्स इस तरह की हैं बीमारियां, मसलन 13-14 साल की एंजियोफाइब्रोमा एक बीमारी होती है जो कि सिर्फ लड़कों में होती है, बालग होने वाले 13-14 साल की उम्र में होंगे, बहुत सवेयर ब्लीडिंग होती है, वो जनरली पिक हो जाती है। आम जो नक्सीर है छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक, उसके अंदर ना सिर्फ जिसको नक्सीर आ रही है उसके लिए वो बड़ी एक खौफनाक सी चीज़ होती है, देखने वालों के लिए उससे ज़्यादा हो जाती है। तो आप वाली बात के कोई कहेगा कि जी सर पे पानी, कोई कहेगा जी लटा दो, कहेगा चौड़ा सुंघाओ, प्याज सुंघाओ। एक्चुअली वो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो सिंपल जो चीज़ है कि आप एक तो उनको बोलते हैं कि जी आगे की तरफ झुक जाएं। ठीक है, झुक इसलिए जाएं कि जब यूं करके करेंगे, अगर नाक पकड़ लिया तो पीछे जाएगा और फिर मुंह से खून आएगा, तो वो और घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब पता कहाँ से आ गया खून। सो आगे झुकना है, नाक को इधर से पिंच कर लें, दबा लें और घड़ी देखें इधर या वॉल क्लॉक, 3 मिनट बस दबा के रखें। 95% नक्सीर इसी में ठीक हो जाएगी। ठीक है। और होता ही, और अगर आपने घड़ी नहीं देखी तो आप खुद करके देख लें तो 5-7 मिनट बाद लगेगा कि 1 घंटा गुजर गया। सो वो छोड़ते हैं, ब्लीडिंग होती है, फिर पकड़ते हैं, फिर सो सिंपल घबराना नहीं है, आगे झुक जाएं, इस तरह ऑक्लूड करना, नाक को यहाँ से दबा लें, घड़ी देखें 3 मिनट और वो छोड़ दें, और फिर ऑफ कोर्स देन किसी ENT वाले के पास चले जाएं। और पैराफिन का क्या रोल है, वो जो पैराफिन के छोटे से जी, डाल देते हैं बच्चों में ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बिल्कुल सामने से एक वेसल होती है, वो खुश्क होके छिलका उसका बनता है, उतरता है और वो ब्लीड करती है। तो चूँकि होती भी वो वेन है, रेट्रिकुलोमेलर वेन हम उसको बोलते हैं, तो उनमें बस यही है कि नाक में नमी हो, मॉइस्चर हो। सो हम या ड्रॉप्स दे देते हैं या वही वैसलीन या ये कोई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, आई की ऑइंटमेंट देते हैं, क्योंकि उसमें नोजल पतला होता है, तो बस वो नाक के अंदर वो रहे, मॉइस्चर रहेगा जी, तो वो ब्लीड नहीं करते बच्चे। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं आंखों के नीचे के हल्के बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे, कम्प्लेक्शन जो है वो बिल्कुल डल है और वो क्रीमें लगा लगा के उन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया होता है, जबकि उनके आंखों के नीचे के हल्कों का मेन रीज़न उनका साइनसाइटिस होता है, उनके साइनस भरे होते हैं, सर में दर्द उनको होता है, न्यूरोलॉजिस्ट के भी चक्कर लगा लगा के बहुत ही एंटी डिप्रेसेंट्स तक पे पहुंच जाते हैं और तरह तरह की क्रीम्स से ख़राब कर देते हैं। अब आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए और बताइए लोगों को कि ये जो साइनस या रेशा है जो आपके अंदर भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ के अंदर नेजल ट्वैंग भी आ जाती है, थोड़ा सा आपके लगता है कि नाक से बोल रहे हैं, ऊपर से आपकी आंखों के नीचे हल्के होते हैं, बार बार आपका गला ख़राब, इन्फेक्शन होता है, इसका क्या करना है? अगेन ये बहुत ही कॉमन एक है जिसमें कि रेशा जिसको हम कहते हैं। मैंने आपको बताया कि 70% का तो चूँकि अंदर नाक में रुकावट होती है, तो साइनसेस जितने हैं इनमें हवा होती है, ये हड्डी के अंदर खाली जगह होती हैं जिनमें, ताकि हमारा सर हल्का रहे। और इसमें जब रेशा पड़ता है, बिकॉज वो नाक में ड्रेन नहीं हो सकता, तो ये वाले आपने जो काफ़ी सिम्टम्स बता दिए, उसके अंदर इसके अलावा जो थकावट होती है, और पेशेंट जब सुबह उठता है तो उसको लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं फ्रेश नहीं हूँ। सो वही जिस तरह आपने कहा कि डार्क सर्कल्स और ये वाली जो चीज़ें हैं। इसके अलावा बड़ा सवेयर दर्द होता है लोगों को, और नॉर्थ में इतना हमारा नहीं है, लेकिन साउथ में स्पेशली कराची, हैदराबाद, वहाँ पे फिर साइनस के साथ फंगस जो होती है, क्योंकि नमी है, मॉइस्चर है उधर, तो वहाँ पे फंगस भी काफ़ी कॉमन है। तो इसका ख़तरनाक बीमारी जनरली नहीं है, मतलब 1 ऑड तो ज़ाहिर बात है इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं साइनसाइटिस की,
लेकिन ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन ये तंग करने वाली ज़रूर है और इसको ज़रा लग के इसका इलाज करना होता है। अच्छा। तो जिनको भी हो वो मतलब क्या हमारी एंटीबायोटिक आदत कवर है कि हम रैंडमली बस, सो इट स्टार्ट्स विद मेडिकल ट्रीटमेंट। बिल्कुल, ठीक है। कई लोग सिर्फ दवाइयों से, स्प्रेज, रेशे पतली करने वाली दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कुछ को थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर्स छोटे चाहिए होते हैं ठीक और है। फिर कुछ में हम बड़े ड्रेनेज सर्जिकल प्रॉपर तो करके स्टीम इनहेलेशन का इसमें कितना रेलेवेंस है? बहुत ज़्यादा जी एडवाइस हो रही बहुत, है ये स्टीम तो बहुत, मैंने आपको बताया कि रेशे पतले करने वाली दवाइयाँ, दवाइयाँ। सो ये किसी भी तरीके से हाँ। आप स्टीम इनहेलेशन बहुत अच्छी है, इट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग, क्योंकि वो एकदम साइनस ओपनिंग्स जो हैं वो हो जाती हैं, रेशा थोड़ा पतला हो जाता है। इसके साथ आपको एक दो वही जो मैं टिप्स बेसिकली दूंगा कि जो हाइड्रेशन है, यानी पानी पीना, ये कुछ इसकी ये जो टिप्स हैं ये भी बड़ी इसके साथ ज़रूरी होती हैं। तो जनरली जब हम इंक्वायर करते हैं पेशेंट से जी पानी की, तो वो कहते हैं जी मैं तो 8-10 ग्लास पी लेते हैं ये। अच्छा। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ये पानी जो है आपने अपना बेसिकली गला गीला रखना होता है। सो आप हर 10-15 मिनट बाद एक घूंट पानी पी लें, मॉइस्ट जितना जी रखेंगे वो रखें। और एट द एंड ऑफ द डे आपका 1.5-2 लीटर अगर इनटेक हो जाता है तो वो काफ़ी हाइड्रेटेड रहेगा, रेशा पतला हो जाएगा और वो निकलना भी शुरू हो जाएगा। सो स्टीम इनहेलेशन हो गई, हाइड्रेशन हो गई। इसके साथ जो स्पेशली वर्किंग लोग हैं, ऑफिसेज वगैरह में जाते हैं, इवन घरों में कई लोगों को चाय पीने का बहुत होता है। सो ये हम कभी केटर नहीं करते। कैफीन की जितनी भी हैं प्रोडक्ट्स, ये ड्राई करती हैं, तो रेशा गाढ़ा हो जाएगा। और वो लोगों का तो कॉन्सेप्ट है कि गर्म चाय है, शायद वो उसको वो पतला नहीं कर रही, वो और गाढ़ा कर रही। ग्रीन टी ऑन दी अदर हैंड आप जितनी पी लें वो कम है। हल्दी कितनी अच्छी है, ये जो दूध हल्दी कहते हैं, हाउ गुड इज दैट? मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ये जनरली जी इसमें जी वो यही कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है, बट बेसिकली वो जिसको हम कहते हैं दब या चोट, उसमें तो इट इज इफेक्टिव। इसमें और जिंजर, ये जो हमारे अदरक और लेमन और हनी का कॉम्बिनेशन जी, ये वही है कि बेसिकली ये थ्रोट के लिए तो बहुत अच्छी है। ये जिनकी पुरानी खांसी ठीक नहीं हो रही और ये चीज़ें नहीं हो रही, इन लोगों के अंदर जो है ये अच्छा है। तीसरा ये हम एक्चुअली साइनस से ज़्यादा हम फिर खांसी की तरफ जैसे बताएंगे, वो हम आएंगे, वो एक लंबा टॉपिक है मैं जी वो उसके अंदर करूँगा। चलिए अब हम आई गए हैं तो उसकी तरफ आ जाते हैं। अब हम आते हैं जी सबसे बड़ा मसला, हर किसी को देखो खाओ खांस रहा होता है, गला है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा होता, एक बंदे से दूसरे बंदे को भी लग रहा होता है, और कुछ लोगों को वैसे ही थोड़ी सी हॉकिंग की आदत भी हो जाती है, ये सारा कुछ हो जाता है, होर्सनेस, ये जो आवाज़ चेंज हो जाना। अब इसके ऊपर आते हैं और बताइए ये क्रॉनिकली गला खराब रहना जो है इसका क्या हल है और कॉजेज भी? हाँ, अब अगेन हमें यही है कि हम हमेशा पेशेंट को एज अ होल देखना चाहिए। सो खांसी वाला पेशेंट आएगा तो सबसे पहले मैं उसको यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उसका मुंह खुला हुआ है कि नहीं। मेरे से बातें कर रहा है, उसके बाद जब खामोश होता है, सो मुंह खुलने का मतलब है कि नाक बंद है, नाक बंद है तो मुंह खुला है, मुंह सांस के लिए नहीं बना हुआ, और गला ड्राई होगा तो इरिटेशन होगी, स्मेल भी आती है ना, सिंपल सी चीज जी, मतलब मुंह से गंदी स्मेल आएगी। सो लेकिन ये कि जैसे मरीज आके बैठता है तो उसको ये 2-3 चीज़ें मैं तो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता हूँ। सो अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि जी उसके ये आई नो कि नाक बंद है, मुंह खुला हुआ है, तो ये इसलिए इसको खांसी हो रही है, लेकिन ऑफ कोर्स हमने सारा चेक करना है कि चेस्ट ठीक है कि नहीं है। सो अगर जो भी नाक की उसकी कोई प्रॉब्लम है उसको आप करेक्ट करें, वो मुंह बंद करेगा, नाक से सांस लेगा, तो नमी, मॉइस्चर जो है, नमी वो नाक ने देनी है और आहिस्ता आहिस्ता गला ठीक हो जाएगा। लाइकवाइज इसी तरह आते हैं कहीं कि जो टॉन्सिल्स भी हैं और ये नाक में भी प्रॉब्लम है, तो कि जी हमारा गला ख़राब है, डॉक्टर साहब टॉन्सिल का ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, नहीं ठीक हुआ। वाई? बिकॉज नाक जड़ थी वो आपने छोड़ दी, अब फिर उसका दोबारा गला ख़राब होगा क्योंकि वो फिर दोबारा मुंह से सांस ले रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा यही जो अभी हमने जो साइनसाइटिस की बात की, वो जो हॉकिंग एक आपने लफ्ज़ यूज़ किया, अगेन मरीज़ मिनट डेढ़ बैठ जाए तो ये यूँ जब वो 2-3 बार अगर इसने कर लिया है तो इसका मतलब है अब उसका नाक वाला रेशा पीछे गले में आता है, यहाँ पे जो है वो सांस की नाली है, जैसे उस पे आता है वो खांसता है। चलिए डॉक्टर साहब कंटिन्यू करते हैं, पर कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं यूएई से वर्दा बात कर रही हूँ। वेरी नाइस, जी बताइए। मेरा क्वेश्चन है, मेरी भाई की बेटी है 3 साल की है, वो पैदाइशी बहरी नहीं, मतलब कि वो सुन सकती थी, लेकिन आफ्टर थायराइड उसकी जो सुनने की सकत है वो कम होती गई। हमें ऑलमोस्ट 2 इयर्स में पता चला कि वो सुन नहीं रही, रिस्पॉन्स नहीं कर रही। हमने उसको आले भी लगवाए हैं,
लेकिन जो आले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो फिर भी हमारी बात पे कभी रिस्पॉन्स नहीं करते, मतलब कि शोर भी करें, जो जितना मर्जी शोर कर लें पीछे, वो पीछे पलट के तब भी नहीं देखती। ओके, एज क्या है अब उसकी? अब उसकी 3.5। और आपने उसको इम्प्लांट लगवाया था या सिर्फ हियरिंग एड्स? हेयरिंग जो डिवाइस होती है, Device. इम्प्लांट नहीं। जी device। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल कॉलर हैं आप। हाँ जी। अच्छा, ये वर्दा जो बात करी बेसिकली तो ये है कि हेयरिंग का टेस्ट होता है, वही जो जी। छोटी बच्ची थी तो कंप्यूटराइज टेस्ट हुआ होगा जिसको ASSR या बैरा हम बोलते हैं, और उसके हिसाब से हमने हेयरिंग एड लगानी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर वो जिसको हम वही बोलते हैं कि ट्रायल का मकसद यही है कि बच्चा हेयरिंग एड लगाए और आपने बोल चाल तो वो लेट पिक करेगा, बच्चा जो है वो साउंड को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लाउड यानी ऊंची आवाज़ को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सो उसके पीछे खड़े हो जाएं, ज़ोर से क्लैप करें या किसी बर्तन, लोहे वाले बर्तन के ऊपर शोर कराएं, जहाज़ गुजर रहा है वो हो गया, बेल होगी, इस तरह की चीज़ें बच्चे को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो यही है कि जो प्रॉबली यही लग रहा है कि मिस मैच है, यानी बच्ची जो है उसका पेशेंट का सुनाई देना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इन्होंने जो मशीन लगाई है वो नहीं है। तो अगर तो वहाँ पे हैं जिससे भी लगवाई है उधर ही करवा लें, वरना यहाँ पाकिस्तान आए और दोबारा टेस्ट, दोनों सूरतों में उधर भी यहाँ पे भी दोबारा टेस्ट रिपीट होना चाहिए और उसके हिसाब से ये अगर हो जाए, बिकॉज अल्लाह करे कि ये भी सुन, बिकॉज 3.5 हो गया, टाइम थोड़ा सा जल्दी गुजर रहा है, जल्दी रिपीट करवाएं टेस्ट और उसके मुताबिक जो है हेयरिंग एड या वो लगाएं तो इंशाल्लाह वो सुनना शुरू कर देगा बच्चे। डॉक्टर साहब, हम जब बात कर रहे थे खांसी की और गले के प्रॉब्लम्स की, तो ये जो टॉन्सिलाइटिस है और कहा जाता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा रिकरेंट होता है, वो बार बार जो है बीमार होते हैं, तो उनकी क्या इंडिकेशन है, कब उनकी सर्जरी करानी चाहिए, कब नहीं करानी चाहिए? और क्या आप जो बात कर रहे थे कि एडिनॉइड्स को मिस नहीं करना चाहिए, अगर टॉन्सिल्स हैं तो साथ एडिनॉइड्स को भी पूरा, मतलब नाक, कान और वो सारा का सारा मुआयना आपका कंप्लीट हो और एक ही दफ़ा आपका ट्रीटमेंट हो, तो उसके ऊपर बिल्कुल सही बात आप करें। इसमें एक तो बड़ी किताबी चीज़ें हैं कि मैंने अभी हमने जिक्र किया कि कुछ बच्चे इस तरह के हैं जो कि सोते हुए जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है, खराटे ले रहे होंगे या सोते सोते एकदम इस तरह लगेगा जैसे सांस रुका है और फिर वो, लेकिन वो पेशेंट को नहीं याद होता। सो इसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। ये तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि इसमें हमने टॉन्सल और थोड़ा सा वो हिस्सा और एडेनॉइड, ये नाक के बिल्कुल पीछे टॉन्सिल की तरह का एक ग्लैंड होता है और ये वही जो है नाक को ब्लॉक करता है, तो इसकी वजह से बच्चा मुंह खोलता है तो वही गला ख़राब होता है। बच्चों में कॉमनेस्ट गले में टॉन्सिल्स हैं। सो आप वाली बात बिल्कुल सही है कि कभी भी, और इसमें क्या है पेरेंट्स वगैरह के लिए क्या कि वो ये देखें कि बच्चे का मुंह तो नहीं खुला हुआ। छोटे बच्चे का अगर मुंह खुला है ज़्यादा टाइम दिन में तो प्रॉबली उसकी ऑब्स्ट्रक्शन तो है ही है, जिसमें कि कॉमनेस्ट यही होगा कि एडेनॉइड्स होंगे, नाक की हड्डी के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन वो फ़ौरन, अच्छा दूसरा ये है कि चलें अगर नहीं भी आते फ़ौरन ENT के पास नहीं आते, तो अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। एक तो ये है कि समात कभी कम होगी कभी ठीक होगी, नक्सीर आ सकती है, बच्चे रात को बिस्तर में पेशाब कर देंगे, बच्चे जो हैं वो फिज़िकली और मेंटली थोड़े से स्लो हो जाएंगे, और उससे बढ़ के ये कि चेहरे की बनावट एक ख़ास टाइप की हो जाती है जिसको हम एडेनॉइड फेस बोलते हैं। एडेनॉइड फेसिस उसका नाम है, उसमें दांतों की पूरी उम्र के लिए उनकी ट्रीटमेंट और ये वो। सो जितनी जल्दी उसका इलाज हो उतना है। टॉन्सिल्स का फिर जो दूसरा है वो यही है कि फेलियर टू थ्राइव, यानी क्योंकि कुछ बच्चों में, अच्छा ये याद रखें सिर्फ साइज बड़ा इज नॉट एन इंडिकेशन, इन्फेक्टेड भी हो जी, ज़्यादातर यही होते हैं कि वो माएँ आ जाती हैं या कोई डॉक्टर्स भी एकदम देखे कि जी इतने बड़े टॉन्सिल हैं निकलवा दें। अच्छा, उसमें आपने सिर्फ ये देखना कि बच्चा उस रुकावट की वजह से अगर तो खाना नहीं खा रहा और वो फल फूल नहीं रहा, तो जनरली तो वो पहलवान होगा बच्चा और माँ कहेगी कि जी ये खाता नहीं है। हाँ, वो तो माँ की परसेप्शन। अच्छा नहीं, परसेप्शन नहीं होती वो। अब होता क्या है कि वो, अब आप पूछें कि जी पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, केचप, कुरकुरे, सलांटी, कि जी हाँ ये बड़े शौक से खाता है, खाना नहीं खाता। सो बात तो वही होगी कि सिलेक्टिव उसको वो डिस्फेजिया जिसको बोलते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें खा लेता है, जब खाने का टाइम आता है उसको भूख नहीं है उस वक्त। तो ये भी देखना है कि बच्चा कमज़ोर हो रहा है, कद नहीं पकड़ रहा, रंगत ख़राब हो रही है, वज़न नहीं गेन कर रहा, तो फिर और उसके टॉन्सिल्स बार बार इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो ये ज़रूर निकलवा देना चाहिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है।
लेकिन बेवजह या वही जिस तरह मैंने बताया कि एक हेल्दी बच्चा है लेकिन टॉन्सिल का साइज़ बड़ा है, बुखार नहीं हो रहा, उसमें कोई इंडिकेशन नहीं। अच्छा, ये जो हम कहते हैं कि बच्चों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए फॉर सोर थ्रोट, जैसे कहते हैं केचप अवॉइड करें या फिजी ड्रिंक्स, तो थोड़ा सा बता दीजिए गाइडलाइंस कि आप अपनी गुड हाइजीन फॉर द थ्रोट के लिए कौन सी चीज़ें खाया करें और कौन सी चीज़ें ना खाया करें। जैसे स्पेशली जो लोग होते हैं, जैसे हम लोगों के एंकर्स हैं या सिंगर्स हैं, वो तो खट्टा नहीं खाते या अवॉइड करते वो हैं, बिल्कुल जी। या ठंडा पानी। बिल्कुल। अच्छा देखें, आजकल की जो अब जो द न्यू जनरेशन, ये आप देखें कि हर चीज़ ऑर्डर करते हैं। सो मतलब नाम नहीं लूँगा लेकिन सारा फास्ट फूड, जी फास्ट फूड वगैरह, सो वो आ जाता है। तो अब इन चीज़ों के अंदर एक्चुअली ये नहीं है कि जैसा आपने बताया कि खाने का सिलेक्टिव हो सकता है, आपका किसी चीज़ से गला ख़राब होता है, मेरा किसी चीज़ से, लेकिन इनमें जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं यानी मसाले जो होते हैं इनके, वो तो मैं अमूमन बच्चों की जो माएँ जब वो साथ आती हैं तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि घर की, आपने बाहर की सारी अच्छी चीज़ें नहीं खानी और घर की सारी गंदी चीज़ें जो मामा बना रही हैं वो खानी है, ठीक है। सो बिकॉज घर की सारी हेल्दी चीज़ें हैं, बट वो बच्चों ने क्या किया कि पहले पेट भर लिया, पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, जो भी चीज़ मंगवा ली, और वो एन खाने के आगे पीछे, और फिर जब खाने का टाइम है तो नहीं। सो यू विल ऑलवेज बी केयरफुल कि आप अपने घर में हमेशा अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। और वो पैटीज़ मिलती हैं, आप बर्गर घर में बना सकते हैं, फ्राइज़ घर में बन सकते हैं, ये इसके मिलता है, डो मिलती है, आप घर में वो बना सकते हैं। सो घर के आप ज़रूर करें। बाहर अब चूँकि इतना जंक फूड यूज़ हो रहा है, उसके अंदर नहीं। जो प्रोफेशनल्स हैं, और इनके अलावा जिस आपने बताया कि किसी चीज़ से अगर किसी को दही से उसका गला पकड़ा जाता है, या और कुछ लोग हैं अचार खा के भी उनका कुछ नहीं होता, जिस चीज़ से आपको फील हो कि मेरा गला ख़राब हो जाता है, वो डाइट में अवॉइड करनी चाहिए, वो अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम हलक की बात तो कर रहे थे, तो इसमें स्वोलोइंग में भी तो बहुत सारे लोगों को मसला होता है, डिस्फेजिया होता है, स्वोलोइंग में प्रॉब्लम होती है, वो निगल नहीं पाते या उसकी वजह से चोक करे होते हैं, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन राइट इन द थ्रोट? जी बिल्कुल, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब इसमें भी देखें, जैसा मैंने आपको खाने का बताया कि जी बच्चा खाना नहीं खा रहा, लेकिन आप सेहत देखें, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो एक तो आपको शायद वैसे नज़र आ जाए, और हमने चूंकि पेशेंट को पहले नहीं अगर देखा हुआ तो हमें नहीं पता, तो वेट लॉस यानी अगर खाना नहीं जा रहा सही तरह, रुकावट है, तो दैट मीन्स उस मरीज़ में वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। सो आप पहला सवाल ही यही पूछें कि जी आपका कोई वज़न वगैरह तो नहीं कम हुआ। दूसरा ये है कि क्या वो लगातार रुकावट है या वो बीच में थोड़ी देर के लिए होती है। तो कॉज इसमें बहुत सारी हैं, एज रिलेटेड जिसने आपने बताया, उम्र के साथ जो है वो जो लुआब है हमारा, उसके अंदर जो गाढ़ा पोर्शन होता है वो तो रह जाता है, म्यूकस वाला जो होता है, लेकिन जो सीरियस एलिमेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए आप देखें कि जो थोड़े से बुजुर्ग लोग हैं उनकी खांसी भी, उनको बलगम निकालना मुश्किल है, एंड लाइक वाइज सलाइवा कम होता है तो वो निगलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर इन्फेक्शंस हैं, आप दांत नहीं हैं, चबा नहीं सकेंगे, उनमें खाना कभी ना कभी फंस जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मतलब काफ़ी इन्फेक्शंस, ट्रॉमा, अल्लाह माफ़ करे कोई ग्रोथ्स वगैरह हैं उनके साथ, तो ये है काफ़ी कॉमन होता है। लेकिन ये इस तरह का अगर आपको लग रहा है कि जी वज़न भी कम हो रहा है या लगातार है या खाना फंस जाता है, तो वो तो फिर फ़ौरन उसको जो है ENT के पास लाइन, तो उसके लिए कुछ और मतलब ऑप्शंस हैं, सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी देखें ना, सबसे पहले तो हम एंडोस्कोपिक मतलब पहले मिरर से यूज़ करते होते थे, अभी भी काफ़ी जगहों पे मिरर एग्जामिनेशन है, अंदर से हम शीशे से देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल कैमरे हैं हमारे, हम उनके साथ देख लेते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास एक्सरेज हैं, जिस तरह कि बेरियम स्वॉलो हो गया, ये चीज़ें हैं, ये सारी। और फिर अगर उससे थोड़ा सा आगे करना है तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम चूंकि बेहोश करके करते हैं, वरना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हैं वो सुन करके तो वो पूरे खाने की नाली और मैदे को वो देख लेते हैं और उसके अंदर पता चलता है। और फिर कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है या जी, जो वो भी फिर चीज़ है, जिस वजह से है वो उसका इलाज उसको फिर डायलेट कर देते हैं या उसको वो, या बेसिकली ये बताने का मकसद यही है कि लोग समझते हैं शायद ये सब भी लाइलाज है, तो उनको बता दिया जाए कि ऑपरेट हो सकता है। मैं वही बार बार कहूँगा कि इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि तशखीस जब तक नहीं होगी तो इलाज नहीं होगा। सो ये है कि डायग्नोज करना बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा, अब मैं तो आपके सामने ENT वाला बैठा हूँ, लेकिन मैं अपने सारे जूनियर्स और ट्रेनीज़ को मैं यही बोलता हूँ कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो सिर्फ वो उस साइंस की है जो मैंने पढ़ी हुई है। सो अल्लाह ने हर चीज़ का इलाज बनाया हुआ, मतलब ये नहीं है कि चीज़ का इलाज नहीं है। अब वो
उसको किसी ज़रिए से मिल जाए, ठीक है। ठीक। सो आपने जाना ज़रूर है, आपने दिखाना है। अगर आपके मोहल्ले में कोई होम्योपैथ है जो मशहूर है कि जी वो फ़लानी चीज़ का इलाज बहुत अच्छा करता है, आप उनके पास चले जाएं, आप हकीम के पास चले जाएं, फ़लाने के पास जाएं। हम तो सिर्फ अपनी ही करते हैं ना, मैं अपनी साइंस के हम बता सकते हैं कि जी ये है। तो इसमें जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल है, जिसमें कि बहुत सारे जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, एएलएस के हैं, और भी कुछ बच्चे हैं जो ज़रा स्लगिश होते हैं, सही तरह से स्वॉलो नहीं करते, उनको जो स्पीच थेरेपी दी जा रही होती है जिसमें उनको स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स एंड चूइंग रिफ्लेक्स और ये सब सिखाया जाता है, इसका कितना रोल है? बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं सिर्फ एक वापस जाके आपको एक चीज़ बता दूं कि कॉकलियर इम्प्लांट की हम शुरू में बात कर रहे थे। सिर्फ ऑपरेशन कर देना नहीं है, एक तो खर्चा, ऑपरेशन बड़ा खर्चा है और बड़ा ऑपरेशन भी बड़ा है, लेकिन उसके बाद एक्चुअली चीज़ स्टार्ट होती है। लाइकवाइज अभी जो हमें यूएई से कॉल आई, मशीन लगी, लेकिन ये तो ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से आपने करने हैं कि इशारे नहीं करने और बच्चे को करना है। लाइकवाइज यही चीज़ कि आपने स्पीच ट्रेनिंग जो थी, आपको अगर आप याद हो, मार्गरेट थैचर जो इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, उसने वॉइस लेसन्स लिए थे वंस शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। इतनी इंपॉर्टेंट है वो, है ही वो तो है ही अंग्रेज, उन्होंने बोली अंग्रेजी है, लेकिन उसने कहा मैं अपना स्टाइल इस तरह करूँगी क्योंकि दुनिया मुझे देख रही है। सो प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स और बच्चे और ये स्वॉलोइंग जिनका इशू है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये साथ, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनसे बड़ा फ़र्क भी बड़ा पड़ता है इन चीज़ों अच्छा, से। जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनका वॉइस भी होर्स हो जाती है, फिर जिसको हम सिंगर्स नोड्यूल्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में टीचर्स जैसे बात कर रही होती है, पॉलिटिशियंस चीख रहे होते हैं या फिर सिंगर्स भी, तो उनकी भी जो होर्सनेस भी होती है और साथ जो उनके वोकल कॉर्ड्स हैं वो जो डैमेज होते हैं, तो इसके लिए एक तो क्या करना चाहिए और इसके क्या डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वगैरह? जी, अगेन बड़ा अच्छा आपका ये पॉइंट है। ये याद रखने वाली चीज़ ये है कि 15 दिन से ज़्यादा अगर किसी का गला बैठ जाए तो उसको ज़रूर ईएनटी के पास जाना चाहिए, और ईएनटी वाले का काम ये है कि ज़रूर वोकल कॉर्ड्स देखे। ठीक, मतलब वो तो पहुंच गया और मैंने नुस्खा लिख दिया जी गला ख़राब है, चलो जी ये स्टेप से ले लो और चले, ये नहीं है। कॉन्सेप्ट ही यही है, क्योंकि आवाज़ अगर ख़राब हुई है तो हमने वोकल कॉर्ड्स यानी जो आवाज़ की तारें हैं उनको ज़रूर देखना है। और जो आपने पहली जो चीज़ की कि स्मोकिंग, स्मोकिंग कैंसर के साथ बहुत एसोसिएटेड है। तो एकदम हमारा जो है हमारे कान खड़े हो जाते हैं आवाज़ सुन के। मरीज़ जैसे ही अपना नाम बताता है, अभी उसने बोला भी नहीं है कि जी मेरी आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन मैंने पिक कर लिया है। सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन हिज वोकल कॉर्ड्स रादर देन के कोई वो और जो प्रॉब्लम बता रहा है। इसी तरह ये वॉइस यूजर्स जिस तरह आपने बताया, अनफॉर्चुनेटली आपने बड़ी अच्छी वही बात की कि अभी हमारे पॉलिटिशियंस, सिंगर्स, ये जितने हमारे इसके अंदर माइक इधर है लेकिन चीख वो इस तरह रहे हैं कि जैसे उन्होंने वो 1000 मील दूर आवाज़ पहुंचानी। सो कॉन्सेप्ट यही है कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आप थोड़ा सा, अगर आपको पता है कि आपकी आवाज़ और आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ वापस भी आ रही है तो आप आहिस्ता बोलें। सो वही हॉकर्स हो गए, यही जो प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स हैं, उनमें पहला सवाल यही होता है कि जी आप वर्किंग वुमन तो नहीं है। औरतों के अंदर नॉर्मली वो कहेगी जी मैं टीचर हूँ, ये हो गया। मदरसे के बच्चे छोटे आगे, उससे पूछते हैं क्या जी मैं हिफ्स कर रहा हूँ। अब वो सबको आगे बिठाया हुआ है और मौलवी साहब कह रहे हैं कि जी ऊंचा ऊंचा बोलें। सो वो यही होता है कि बेटा आप आहिस्ता बोलें, और हाफिज़ साहब को बोलें कि आपको अपने करीब बिठा लें ताकि उनको आपकी आवाज़ आती रहे। सो डोंट शाउट। और यही जो टेम्परेरी होता है वो हमारा जिस तरह मैचेस हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए, शादियों के चीखें मार मार के नारे लगा के पूरा साल उतना नहीं बोला जितना उस छोटे पीरियड के लिए बोल दे, वो तो टेम्परेरी हो जाता है। वोकल नोड्यूल्स से ये जो प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स की जो आवाज़ें चेंज हो जाती हैं, इनमें भी एक चीज़ ये याद रखें, एक तो वो ये कि 15 दिन अगर हो गए हैं उससे ज़्यादा तो ज़रूर दिखाएं ENT में जाके। और दूसरा ये है कि आपको अपनी जो तरीका है ना बोल चाल का, वो चेंज करना पड़ेगा और फिर ऑपरेशन कामयाब होगा। वरना हम ऑपरेट करके नोड्यूल्स निकाल दें और मरीज़ उसी तरह बोलता रहेगा ऊंचा, तो फिर वो डेवलप हो जाता है। सो वो एक होता है कि सांस के साथ आपने आपकी वॉइस हाइजीन ठीक होनी चाहिए, तो बेसिकली कम टोन में और ऊंचा जो है स्पीड में नहीं बोलना, आहिस्ता बोलना, ऊंचा नहीं बोलना, और सांस हल्का सा सांस लेके उसके साथ बोलना। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को चक्कर भी आते हैं जो वर्टाइगो होता है और बहुत ही कॉमन है, डिजीनेस है, चक्कर आ रहा है बार बार, जैसे स्पेशली अगर चल रहे हैं मोशन से, नीचे देखने से, तो ये जो वर्टाइगो है इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं, सर तो बहुत ही कॉमन है, तो इसके बारे में बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट ये है, और अगेन बहुत
डराने वाली बीमारी। आप इमेजिन करें कि आपका बैलेंस ही नहीं है, कि बैठे हुए भी मुझे डर है कि ये पूरा कमरा उलट रहा है, तो बहुत मरीज़ घबराया हुआ होता है। इसके और वर्टिगो जो है, लोग आके बताते हैं कि जी हमें वर्टिगो है। सो सॉरी, वर्टिगो सिर्फ मेडिकल टर्म है चक्कर की, और इसकी भी बेइंतहा वजूहात हैं, ठीक है, जिसके अंदर कि सिंपल आप सुबह उठे हैं, आपकी नींद नहीं पूरी हुई तो वो ये हो सकता है, आपने नाश्ता नहीं किया आपके हो गया, आप कोई पेट का कोई इश्यूज़ हैं उससे हो सकता है, आपने कोई दवाई ली उससे आपको चक्कर आ सकते हैं। ENT के हवाले से जो है हम देखते हैं कि इसके साथ उनका हियरिंग लॉस, समात तो नहीं कम और कानों में शोर तो नहीं, जो हम अलग अलग अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये तीनों की कॉम्बिनेशन है, तो ये भी एक सिंड्रोम होता है। लेकिन इसमें भी हम लोग खुद ENT वाले काफ़ी इस मामले में थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं, और एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं BPPV, बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो होती है। अच्छा, ये बड़ी टिपिकल होती है कि करवट लेते हुए या एक पोजीशन में आते हुए चक्कर आते हैं, और पहला सवाल ये होता है कि क्या ये सेकंड्स में होता है। सो अगर मरीज़ ये कह दे तो उसी वक्त हम इसका एक्सरसाइज करा के कंफर्म करते हैं, और मरीज़ उसी से ठीक होता है, उसी वर्जिश से 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। ऑन द अदर हैंड सारे मरीज़ इसी तरह आ रहे होते हैं जो आपने बात की कि हमें इतना हो गया है, इतना हो गया, और ये BPPV वाले भी, क्योंकि कभी किसी ने टेस्ट नहीं कराया। सो दवाइयाँ तो वही हैं, 3-4 सर्क हो गई, स्टामेट्रिल हो गई, स्टूजरॉन हो गई, यही दवाइयाँ हैं जो आपने चक्कर को कंट्रोल करने के लिए दी। लेकिन अगर आपने तशखीस नहीं की तो इसमें भी अल्लाह रहम करे, कई बड़ी सीवियर बीमारियाँ भी होती हैं, और कई बिल्कुल मामूली जो मैंने गिन दी कि नींद ही नहीं पूरी हुई तो उससे भी ये आ गया। और लेकिन ये अगर मरीज़, ये जो सुनने वाले हैं, उनको ये हो कि हाँ हमें एक तो इस पोजीशन के अंदर आते हैं एंड इट इज़ ओनली फॉर फ्यू सेकंड्स, तो ये ज़रूर ENT वालों के पास जाएं, और वो क्योंकि राइट की अलग एक्सरसाइज है और लेफ़्ट की अलग है, तो उधर ही तशखीस हो जाती है। ये जो वो जो हम सीखते थे कि टेबल को चेयर को घुमाते हैं और फिर देखते हैं कि ठीक हो रहा है कि नहीं, ये वही हाँ, है? नहीं वो ज़रा वो ज़्यादा तो- ये हॉल पाइक मनूवर होता है, काउच पे लिटा के अच्छा। मरीज़ को पीछे राइट और लेफ्ट के ऊपर लेके जाते हैं, और फिर तो देखते हैं। जी वो निस्टिक आंखों में वो मूवमेंट शुरू हो जाती है, कंफर्म हो जाता है, उसी के साथ एक्सरसाइज बता देते हैं। तो मैं नॉर्मली उनको वीडियोस भी दे देता हूँ जो यूट्यूब के ऊपर भरी पड़ी हैं, उनको साथ लिंक दे देता हूँ कि जी ये वाली वर्जिश आपने करनी है। 3-4 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ ठीक हो जाता है विदाउट मेडिकेशन। देखिए, सबसे अच्छा इस आज के प्रोग्राम से ये है कि सब लोगों को ये पता चल गया कि चाहे वो सुनना हो, चाहे वो वर्टाइगो हो, चाहे वो निगलना हो, इन सारी प्रॉब्लम्स का हल मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी जो है वो इसकी वजह से खाली सफ़र करते रहें। एक रेयर डिजीज़ है, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये जो एल्पोर्ट सिंड्रोम है जो बच्चों को होता है, उसमें भी कनेक्शन होती है किडनी डिजीज़ के साथ, हियरिंग लॉस की। फिर जैसे सिफिलिस वाले लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनमें भी होती है। फिर कई लोगों को टाइफॉइड के बाद भी हियरिंग लॉस। तो थोड़ा सा इन बीमारियों के साथ जो हियरिंग के ऊपर इसके असरात हो सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिए। जी, ये देखें जो आपने अभी बताई, इनको ये जो सिंड्रोम्स आप जिस तरह बता रहे हैं, इनमें यही होता है कि मल्टीपल सिस्टम्स जिस्म के कर रहे होते हैं। सो इसलिए इन आइसोलेशन हम कभी इन चीज़ों को नहीं ले सकते, और जनरली जो होती हैं वो नर्व की हियरिंग का हियरिंग लॉस होता है। सो जिस हमने पहले भी जिक्र किया कि एक होलिस्टिक यानी एक पूरे मरीज़ का की अप्रोच होनी चाहिए, और कई बार होता है कि हमारे पास आया और हमने बाकी चीज़ें नहीं देखी, तो हम सिर्फ कान के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी हेयरिंग ही ठीक करवा रहे हैं। सो अच्छे जो हैं क्लिनिशियंस हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ख़ास तौर पे, ये पिक कर लें अगर जल्दी, तो फिर उसके साथ साथ जो बाकी सिस्टम्स हैं, मसलन रीनल हो गया, इसी तरह ये CNS हो गया, जो दिमाग वाले हो गई, सो इनके साथ ही होती है। कईयों के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, यानी उन्होंने फलना फूलना वो सही नहीं होता, तो उसके अंदर भी ज़ाहिर बात है वो स्लो बच्चा होगा तो उसकी हियरिंग जो है वो भी स्लो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होगी। और सो इनको आइसोलेशन में हमने नहीं करना, इनको पूरे एक उसके साथ ट्रीट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर डॉक्टर आमिर हैदरी साहब का कि वो आज यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने इन डिटेल आपको बताइए। तो आपको पता लग गया है कि आपने कोई भी चीज़ उठा के कान में डालनी नहीं है, उसी तरह बुरी बातें भी नहीं सुननी। तो इन्फॉर्मेशन भी जो सुननी है अच्छी अच्छी सुने, और अपने हलक से भी जो बातें करें वो भी अच्छी ही होनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।